देख रहे हैं 11 बजे की खबरें और आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। आजमगढ़ से सबसे बड़ी खबर है, जहां पर प्रधान प्रत्याशी के बेटे को गोली मारी गई है। चुनाव प्रचार के दौरान गोली मारी गई है। चुनावी रंजिश में गोली मारने की आशंका जताई जा रही है। 24 घंटे में 2 प्रधान प्रत्याशी पर यह हमला हुआ है। तो आपको बताते हैं, इस पूरे मामले की जांच तो पुलिस कर रही है। रोनापार थाना इलाके के देवार खास गांव का यह मामला है, लेकिन ऐसे में कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रधान प्रत्याशी के बेटे को गोली मारी गई है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोली लगने के बाद चुनाव प्रचार के दौरान ये गोली मारी गई है। तो आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर आपको बता देते हैं, ये एक और मामला। कल भी प्रधान को गोली मारी गई थी, आज प्रधान प्रत्याशी के बेटे को गोली मारी गई है। चुनाव प्रचार के दौरान ये गोली मारने की रंजिश बताई जा रही है। गोली मारने के बाद गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। 24 घंटे में ये 2 प्रधान प्रत्याशियों पर हमला हुआ है। 24 घंटे के अंदर ये दूसरा हमला हुआ है। मामले की गहन जांच पुलिस कर रही है। और आइए इस खबर पर सीधा रुख करते हैं। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ इस समय मौजूद है। आजमगढ़ से रवि पांडे और लखनऊ से हमारे साथ राजीव सिंह इस समय मौजूद हैं। आजमगढ़ की तरफ रुख करते हैं। आजमगढ़ में से ये रवि पांडे, 2 बड़े हमले 24 घंटे के अंदर, कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, प्रधान के जो बेटे हैं जिनको गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनकी हालत कैसी है और पुलिस क्या बोल रही है? जी बिल्कुल, पिछली रात आशीष यादव को गोली मारी गई। 2 अज्ञात हमलावरों ने उनको गोली मारी है। उनके पेट में गोली लगी और फिलहाल वो एक निजी हॉस्पिटल में एडमिट है। हालांकि उनकी हालत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उनको एक निजी हॉस्पिटल में रेफर किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। परिजनों के मुताबिक उनका हालत जो है उनका स्थिर बना हुआ है और हालत अगर ज़्यादा कुछ बिगड़ता है तो फिर उसके बाद उनको बड़े हॉस्पिटल में रेफर किया जाएगा। वहीं अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस टीम गठित करके हमलावरों की तलाश जारी कर दी और जल्द ये दावा किया जा रहा है कि जो हमलावर हैं उनको पुलिस के गिरफ्त में होंगे। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। रवि पांडे, लखनऊ से हमारे साथ राजीव भी मौजूद है, लेकिन उससे पहले एसपी की बात सुना देते हैं। क्या बोल रहे हैं एसपी इस पूरे मामले पर? फोर्स रोनापार गई और सदर हॉस्पिटल भी मेरे द्वारा इंस्पेक्टर कोतवाली को भेजा गया। वहाँ जो मजरूब था उसके पेट में गोली लगकर बाहर निकल गई थी। कोई वाइटल पार्ट डैमेज नहीं था, लेकिन एक जो बात सामने आई, उसके पेट पर जहाँ गोली लगी थी वहाँ पर ब्लैकनिंग के निशान थे, जो कि घटना के तथ्यों से मैच नहीं करते। उनके द्वारा गाँव के 4 लोगों के खिलाफ FIR लिखाई गई है और पता करने पर, उन लोकेशन लेने पर, उनमें से जो 2 लोग हैं वो गांव से बाहर थे। इस प्रकार FIR के तथ्यों से और जो तथ्य सामने आए वो मैच नहीं करते। सारी चीज़ों की जांच की जा रही है और जो भी चीज़ सामने आएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ लखनऊ से राजीव भी मौजूद है। सीधे रुख करते हैं हम राजीव की तरफ। राजीव सिंह, 24 घंटे के अंदर ये दूसरा मामला, पंचायत चुनाव के मद्देनजर अगर देखें और इस पूरे मामले में आज भी जिस तरह से प्रधान के बेटे को गोली मारी गई है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उसमें भी चुनावी रंजिश का मामला सामने आ रहा है। तो ऐसे में सीधे तौर पर समझे तो प्रशासन के लिए और पुलिस के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती हो सकता है कि एक सीधे साधे तौर पर और शांतिपूर्ण तरीके से पंचायत चुनाव करा देना। देखिए, जिस तरह से आजमगढ़ में लगातार पंचायत चुनाव से जुड़ी रंजिशें सामने आ रही हैं, इस दौरान बीते दिनों जहां एक प्रधान पद प्रत्याशी की पीट कर हत्या कर दी गई थी, वहीं आज एक बार फिर मामला सामने आया है जिसमें प्रधान पद प्रत्याशी के बेटे को गोली मारी गई है। हालांकि आजमगढ़ पुलिस बता रही है कि ये मामला, अब FIR तो इस मामले में जरूर दर्ज कर ली गई है, लेकिन ये मामला फिलहाल संदिग्ध नजर आ रहा है, जिसकी जांच की जा रही है। हालांकि जो पीड़ित है उसकी हालत अभी स्थिर है। लेकिन अगर पूरे पंचायत चुनाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव चल रहा है और ये चुनाव खासा संवेदनशील चुनाव है, जिसको लेकर पहले राजीव, एक सवाल है कि आगे पुलिस की क्या तैयारियां रहने वाली है, पुलिस प्रशासन की क्या तैयारियां रहने वाली है कि आगे इस तरह के हमले ना हो, इस तरह की घटनाएं सामने ना आए और पंचायत चुनाव जो है वो पूरे शांतिपूर्ण तरीके से करा लिया जाए? पुलिस की कोई स्पेशल तैयारी? देखिए कंचन, उत्तर प्रदेश में विधानसभा लोकसभा से ज्यादा चुनौतीपूर्ण जो चुनाव होता है वो पंचायत का चुनाव होता है और इसी के चलते खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के DGP और मुख्य सचिव समेत तमाम जिलाधिकारियों और सभी पुलिस अधीक्षकों को ये निर्देश दे चुके हैं कि
ठीक है राजीव, शुक्रिया आपका। रवि पांडे, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो निर्देश दे दिए गए हैं प्रशासन की तरफ से और शांतिपूर्ण तरीके से ही पंचायत के चुनाव होंगे, लेकिन हाँ, इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है पुलिस प्रशासन की तरफ से। प्रतापगढ़ में 3 लोगों की मौत से जुड़ी हुई एक खबर आ रही है, जिसमें आपको बताते हैं इस पूरे मामले में एक बड़ा एक्शन हुआ है। लापरवाही बरतने के आरोप में एसओ सस्पेंड किए गए हैं। 2 सगे भाई समेत 3 लोगों की हत्या हुई थी और इस पूरे मामले में आरोप है कि तीनों की कथित रूप से जहरीली शराब पीने से मौत हुई है, जिसके बाद एसपी आकाश तोमर ने एसओ को सस्पेंड कर दिया। लेकिन पुलिस कह रही है कि जहरीली शराब से मौत नहीं हुई है। तो इस पूरे मामले पर आप ट्विस्ट समझ सकते हैं कि पुलिस कह रही है जहरीली शराब पीने से मौत नहीं हुई है। 3 लोगों की मौत के बाद एक बड़ा एक्शन इस मामले में लापरवाही बरतने का, जिसमें एसओ सस्पेंड किए गए हैं। ये 2 सगे भाई हैं। पूर्व डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह का केस वापस हो गया है। कोर्ट के आदेश के बाद केस वापस हुआ है। 2004 में शैलेंद्र सिंह ने मुख्तार पर लगाया था पोटा। हम आपको मुख्तार अंसारी जितनी तेजी से उसको पंजाब की रोपड़ जेल से बांदा जेल में शिफ्ट करने की तैयारी है, उस पर बता रहे हैं कि योगी सरकार के इस एक्शन पे देखिए एक बड़ी सफलता कही जाएगी। केस वापस पूर्व डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह का, और कोर्ट के आदेश के बाद ये केस वापस हुआ है। शैलेंद्र सिंह पूर्व डीएसपी हमारे साथ इस समय लाइव मौजूद हैं। सीधे रुख करते हैं सर की तरफ। सर, आपका स्वागत है न्यूज़ 18 पर। ये एक बड़ी सफलता कहेंगे आप योगी सरकार के आने के बाद, जिस एक्शन पर मुलायम सिंह यादव की सरकार ने आपको अपना गुस्सा दिखाया था, नाराजगी दिखाई थी, आज योगी सरकार में आप फर्क समझ सकते हैं। आपका केस वापस हुआ है, फर्स्ट रिएक्शन क्या है आपका? बिल्कुल, मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत ही राहत की बात है कि मेरे ऊपर जो फर्जी मुकदमे लगाए गए थे उनको माननीय योगी जी ने वापस ले लिया है और न्यायालय ने भी अंततः इसकी स्वीकृति दे दी है। आप समझ सकती हैं कि एक सिंपल मुकदमे की वजह से न मेरा आर्म्स लाइसेंस बन रहा था, न मेरे लिए पासपोर्ट बन रहा था, कहीं भी पुलिस वेरिफिकेशन आती थी ये चीज़ रुक जाता था। तो आप ऐसी स्थिति में अगर ये केस वापस हो गया तो हम लोग बहुत राहत की महसूस कर रहे हैं सर। और माननीय योगी जी से मेरी अपील है कि इस तरह के अपराधियों पर जिस तरह से वो अंकुश लगा रहे हैं इनको और सख्ती बरतें ताकि कोई ईमानदार अधिकारी परेशान न हो। बिल्कुल, और आपकी ईमानदारी का देखिए फल आपको कुछ समय के बाद मिला, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप आज संतुष्ट हैं योगी सरकार के काम से। एक बार सर पुरानी बातों को दोहराते हैं और जो मामला था आप उसको याद करके पूरा मामला बताइए और वो नाराजगी भी दिखाइए कि आपके एक्शन पर, मुख्तार पर जब आपने एक्शन लिया तो उस पर मुलायम सरकार जो थी वो जब नाराज हुई थी। अब आप समझ लीजिए कि ये मामला था जब आपको याद होगा ये लखनऊ में कैंट थाना क्षेत्र में कृष्णानंद राय जी जो उस समय विधायक थे और मुख्तार के बीच में क्रॉस फायरिंग हुई थी। तो शासन को, सरकार को ये परेशानी हो गई थी कि इन लोगों को वॉच किया जाए वरना कोई बड़ा हादसा हो जाएगा, और इसमें हमें लगाया गया कि इन लोगों का फ़ोन टेप करें। इस टेप के दौरान ही ये बात सामने आई कि मुख्तार अंसारी कोई आर्मी से भागा हुआ सिपाही है जिससे लाइट मशीन गन खरीदना चाहता है और वो किसी भी कीमत पर उसको ख़रीदना चाहता था, क्योंकि कृष्णानंद राय जी की जो स्कॉर्पियो बुलेट प्रूफ बनी थी वो सिंपल राइफ़ल के अगेंस्ट में थी। तो ये लाइट मशीन गन उसको भेज देती। ऐसी दशा में ये किसी भी कीमत पर उसको ख़रीदना चाहते थे और हम लोगों ने, पूरी टीम ने जान पे खेल के उसको पकड़ा। और जब ये मुकदमा कायम हुआ तो मुझे आश्चर्य हो रहा है कि दोपहर तक जो शासन प्रशासन सरकार हमको बधाई दे रही थी, शाम होते होते जब उनको पता चला कि इस पर तो पोटा भी लगा है, तो इन लोगों ने यू टर्न लेके और रातों रात ये दबाव बनाया कि इस केस को वापस ले लिया जाए। जब मैंने केस वापस नहीं लिया तो रातों रात आईजी, डीआईजी, एसएसपी सबका ट्रांसफ़र कर दिया गया और उन लोग से ये नाराज़गी जताई गई कि एक डिप्टी एसपी को आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाए, मनमाना कर रहा है। और एसटीएफ यूनिट बनारस की क्लोज़ करके मुझे लखनऊ बुला लिया गया और लगातार यहाँ हमको हैरेस करते रहे कि आप ये वापस लीजिए। मैंने इनको साफ मना कर दिया कि ये मैं गलत निर्णय नहीं ले सकता हूँ और न मैं आगे झुकूँगा। और अंततः मुझे फिर 11 फरवरी को मैंने अपना इस्तीफ़ा भेजा और इस्तीफ़ा में लिखा मैंने कि अगर इस तरह से माफिया सरकार में हस्तक्षेप करें और उनके कहने पर सरकार चले तो हम जैसे ईमानदार अधिकारियों के लिए काम करना मुश्किल है और वह स्वेच्छा से ऐसे में त्यागपत्र कर दे के बाहर जा रहा हूँ।
लेकिन आज मैं राहत की सांस महसूस कर रहा हूँ कि माननीय योगी जी ने ये मुकदमा वापस लिया और हम लोगों की बात को उन्होंने तवज्जो दिया और इन माफियाओं के खिलाफ अब वो सख्त एक्शन ले रहे हैं। मतलब आप ये बदलाव समझ रहे हैं और इस बदलाव को स्वीकार रहे हैं कि मुलायम सरकार में जिस तरह से अपराध जगत फल फूल रहा था, वो आज योगी राज में पूरी तरह से उस पर अंकुश लग गया है। और बड़ी बात तो देखिए ये भी है ना सर शैलेंद्र जी कि रोपड़ जेल से मुख्तार अंसारी जो इतना बड़ा अपराध जगत का डॉन है, उसको आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई लड़ने के बाद बांदा जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। अब आप ये समझ लीजिए कि उसका कितना पहुंच है कि पूरी यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट से लड़ के तब उसको वापस ला पा रही है। तो मेरे जैसा एक अधिकारी या अदना आदमी उसके आगे क्या है। तो ऐसी स्थिति में जो ये माफियाओं का गठजोड़ हो गया है सरकार के बीच में, अधिकारियों के बीच में, इसको ख़त्म किया जाए। अभी एक चीज़ का और उल्लेख मैं करना चाहूँगा, तो मेरे साथ तो न्याय हो गया, लेकिन मेरे टीम में उस समय रहे अजय चतुर्वेदी इंस्पेक्टर, अभी रिटायर हो गए हैं। उनको पुराने केस में किसी में जांच वाँच चल रही थी, मुलायम सरकार के तत्कालीन प्रिय अधिकारी लोग जांच एंटी करप्शन में चला रहे थे और अब जाके उस पर मुकदमा लिखा गया है, जबकि उसमें 2-3 बार जांच होकर क्लियर हो गया कि इन लोग का कोई दोष नहीं है। लेकिन ऐसे सोच के अधिकारी अभी भी बैठे हैं जो हमारी टीम को परेशान कर रहे हैं। तो माननीय योगी जी से मैं अपील करता हूँ कि इन लोगों पर अंकुश लगाया जाए, ऐसे अधिकारियों पर, और उस अधिकारी को भी लग रहा है। और देखिए आप ही बदलाव देख रहे हैं कि जो काम करने से आपको, जो एक्शन लेने से आपको मुलायम सरकार में रोका जाता था, आज बेरोक टोक आज तमाम पुलिस अधिकारी यूपी के अंदर अपना काम कर रहे हैं। सर एक सवाल मेरा आपके पुराने केस से जुड़ा हुआ बनता है कि मुलायम सरकार में जब आपको एक्शन लेने से मुख्तार अंसारी के ऊपर रोका गया, नाराजगी दिखाई गई, तो क्या आपके ऊपर प्रेशर बनाया जाता था सरकार की तरफ से? किसी अधिकारी का आप नाम ले सकें तो सर। अब देखिए नाम अधिकारी का क्या लें, अधिकारी तो एकदम से पंगु हो जाते हैं सरकार के सामने। नहीं पर फिर भी सर याद में रहती है वो चीजें। सभी अधिकारियों का रातों रात ट्रांसफर इसीलिए हुआ, आईजी, डीआईजी, एसएसपी का। हाँ बिल्कुल इन लोग का ट्रांसफ़र हुआ। उस समय मनोज सिंह थे, आईजी थे, सम कोई यादव जी थे, वो डीआईजी थे, एसएसपी हमारे थे उस समय यहाँ पे राजकुमार विश्वकर्मा जी थे एसटीएफ में। तो सबका रातों रात ट्रांसफ़र इसीलिए हुआ कि आप लोग एक डिप्टी एसपी को नहीं कंट्रोल कर पाए। हम जो चाह रहे हैं वो करिए। और हम इस बात पे अड़े हुए थे कि अगर इन माफियाओं को इतना सबूत के बाद भी छोड़ दिया जाए तो फिर ऐसी सर्विस लानत है, मैं ऐसी सर्विस से बाहर जाना चाहूँगा जी, जहां हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, और आज यही सोच बदली है पुलिस प्रशासन के अंदर योगी सरकार में। शैलेंद्र जी आपकी सोच मुलायम सरकार में कुछ और आज की सोच योगी सरकार के राज में पुलिस प्रशासन की कुछ और है। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो मुख्तार अंसारी अभी पंजाब की रोपड़ जेल में फिलहाल बंद है। पंजाब पुलिस भी मुख्तार को यूपी पुलिस को सौंपने की तैयारी अब कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए आप। यूपी का बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी पिछले लगभग 2 सालों से पंजाब के रोपड़ की इसी जेल में बंद है। यूपी पुलिस, यूपी सरकार बार बार कोशिश कर रही थी कि मुख्तार अंसारी को यूपी शिफ्ट किया जाए। बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की सभी दलीलों को रद्द करते हुए 26 मार्च को फैसला सुनाया था, आदेश दिया था कि 14 दिन के भीतर भीतर मुख्तार अंसारी को यूपी शिफ्ट किया जाए। अब पंजाब के जेल विभाग के आला अधिकारियों का कहना है कि उनके पास अदालत के वह आदेश ऑनलाइन आ चुके हैं, ऑनलाइन अपलोड हो चुके हैं, तथा जेल विभाग के आला अधिकारियों का कहना है कि जब भी यूपी पुलिस मुख्तार अंसारी को लेने आएगी उसके सुपुर्द कर दिया जाएगा। रोपड़ से अवतार कंबोज, न्यूज़ 18। आपको लिए चलते हैं प्रयागराज, जहां पर इफ्को हादसे से जुड़ी हुई एक बड़ी कार्रवाई की गई है। फूलपुर यूनिट हेड समेत 11 अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं। जांच में दोषी पाए गए सभी अधिकारी, कुछ और लोगों पर हो सकती है कार्रवाई। 22 मार्च को बॉयलर फटने से यहां पर हादसा हुआ था। 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत हुई थी और 14 घायल हुए थे। अब आपको बताते हैं कि 4 महीनों में 2 बड़े हादसों को लेकर यह कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर इस समय की, प्रयागराज से इफ्को हादसे से जुड़ी हुई बड़ी कार्रवाई की गई है। अब आगे बढ़ते कोरोना की बात कर लेते हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 354 लोगों की मौत हुई है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए हैं ये आंकड़े। देश में कोरोना के 53,480 नए मामले इस समय चल रहे हैं और पूरे देश में 5,52,566 एक्टिव केसेस हैं। अब देखिए आप, हर दिन 50,000 के ऊपर आते हुए नए आंकड़े पूरे देश से, और एक्टिव केसेस की संख्या पूरे देश में 5 लाख के पार, 6,30,00,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है पूरे देश में, पूरी दुनिया में। तो कोरोना के आंकड़े टेंशन दे रहे हैं। यूपी में कोरोना के केस फिर से बढ़ने लगे हैं। कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए योगी सरकार भले ही सख्त कदम उठा रही हो, लेकिन लोग हैं कि मानते ही नहीं हैं। आज भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। जगह जगह बाजार लग रहे हैं, भारी भीड़ उन बाजारों में पहुंच रही है। किसी के भी चेहरे पर आप देखिए मास्क नहीं है, सैनिटाइजेशन की कोई व्यवस्था नहीं है, और सोशल डिस्टेंसिंग तो आप भूल ही जाइए। ये वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में है, सरकार इनके लिए चिंतित है, गाइडलाइंस जारी कर रही हैं, अपील इनसे की जा रही है, लेकिन ये लोग, इनके कानों पर जूं नहीं रेंग रही है और किसी भी बात का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके लिए बार बार योगी सरकार अपील कर रही है। महाराष्ट्र, पंजाब समेत देश के कई इलाकों में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी इन केसों की संख्या काफ़ी बढ़ती जा रही है। जिस तरह से संख्या बढ़ रही है, हर दिन 1000 केसेस के आसपास आ रहे हैं, वो स्थिति खतरे की है, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। इस समय मनीमैन की मंडी में अगर आप तस्वीरें देखें तो जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनको देखिए, ज़्यादातर लोगों ने मास्क नहीं लगाया है। जो सब्जी खरीदने आ रहे हैं वो भी, और जो सब्जी बेच रहे हैं वो भी, सभी लोगों ने मास्क नहीं लगाया, क्योंकि जो स्थिति है वो काफ़ी भयावह हो रही है। क्या दादा, मास्क नहीं लगाया आपने? अभी कोविड गया नहीं, कोरोना गया नहीं है? अच्छा, नहीं गया तो चला जाएगा, लगा लेंगे। लगाना चाहिए ना आपको? अभी बहुत खतरा, अभी गया नहीं है। हाँ, तो लगा लेंगे। आप लगा लीजिए। देखिए बहुत सारे लोग हैं, तर्क जरूर देते हैं कि उन्हें लगाना चाहिए। सब्जी जो बेच रहे हैं आप देखिए, बहुत सारे लोग अनुपालन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से खतरा। क्या चाचा, मास्क नहीं लगाया आपने? अभी कोरोना गया नहीं है? नहीं, मास्क लगाते हैं, अभी जो है थोड़ा लगा लीजिए। भीड़ भाड़ इलाका है यहाँ, तो जरूर लगाना चाहिए। नहीं, जरूर। देखिए जो रिक्शे वाले हैं, क्यों मास्क क्यों नहीं लगाया? लगाना चाहिए ना, भीड़ है यहाँ। कोरोना ही नहीं है कोरोना, लगाना चाहिए ना। अरे तो कोरोना नहीं है। ये चाचा भी मास्क नहीं लगाए हैं, मास्क लगा लीजिए। मास्क रखा है, खतरा है, अभी गया नहीं है कोरोना। ज़्यादातर लोग जो हैं उन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ, और विशेष तौर से आपने मास्क नहीं लगाया भाई, लगाइए। देखिए, निकालिए, जेब में रखे हैं लेकिन लगाएंगे नहीं। लगा लीजिए, अभी कोविड गया नहीं है। मास्क चाचा, मास्क है रखे हैं तो लगाइए ना। मुस्कुरा रहे हैं, इसी तरह कोरोना भी मुस्कुराता है। तो ये देखिए, लोगों के पास मास्क है जेब में, लेकिन लगाएंगे नहीं, उनको अभी भी डर नहीं लग रहा है। तो निश्चित तौर पर लोगों को जागरूक होना चाहिए। बुढ़ अखिलेश साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ।